देखा जाए कल के क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, यही तक था ना। तो आज के क्लास में फिर इसके आगे देखेंगे, लेक्चर है। इससे पहले जो है वो हम पढ़े थे सममिति के बारे में, है ना। पिछला जो टॉपिक है उसको रिवीजन कर देते हैं। तो सममिति के विषय में बताए थे कि जंतुओं का जो शारीरिक अंग होता है उनके बीच का जो ज्यामितीय संबंध होता है वही क्या कहलाता है, सममिति कहलाता है। और सममिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे पहला था असममिति, दूसरा था अरीय सममिति और तीसरा था दूसरा था द्विपार्श्वीय ना। दूसरा क्या था, दूसरा था द्विपार्श्व सममिति, है ना। एक था क्या, अरीय, और दूसरा क्या था, दूसरा था अरीय, दूसरा था असममिति, और नेक्स्ट जो था वो क्या था, द्विपार्श्व सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति में हमने देखा था कि एक ऐसा जीव जंतु होता है जिसको अगर उसके केंद्रक से सीधी रेखा खींच दिया जाए तो वह कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो कुछ जंतुओं में आधार एवं पृष्ठ तल पाए जाते हैं, साथ ही इसमें अग्र तथा पश्च सिरों का अंतर स्पष्ट होता है कि इसमें कौन अग्र सिरा है और कौन पश्च सिरा है। जंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनका आगे का सिरा स्पष्ट होता है और पीछे का भी सिरा स्पष्ट होता है कि जंतु का कौन अग्र सिरा है और कौन क्या है, पश्च सिरा है। सिर्फ एक ही तल या एक अक्ष से 2 बराबर भागों में इन्हें बांटा जा सकता है, और ऐसी काट जंतु को दाएं एवं बाएं भाग में क्या करती है, बांट देती है। जैसे ये अगर जंतु है और सीधी रेखा यहाँ से ऐसे खींच दिए तो इससे पता चल रहा है कि जंतु का जो दाहिना भाग है वो इस साइड वाला है और जंतु का जो बायां भाग है वो इस साइड वाला है। कोई दिक्कत? अब ऐसी जो सममिति होती है वही क्या कहलाती है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो ऑर्थ्रोपोडा के जंतु है, हेलमिन्थिड है, और इसके बाद मोलस्का है और कार्डेटा है। इनमें जो है वो द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो बताया गया था द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन के बारे में। नहीं, ये पढ़ना था, है ना, द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन के बारे में। तो कुछ बहुकोशिकीय जंतुओं में निषेचन की क्रिया जब हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के पश्चात उसमें विदलन होता है, और जब विदलन हो जाता है तो विदलन के फलस्वरूप जो है वो ब्लास्टूला और गैस्टूला बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टूला और गैस्टूला बनता है। और गैस्टूला बनने तक भ्रूण में 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिनसे जंतुओं में विभिन्न अंगों का विकास होता है। जनन स्तर संख्या के आधार पर जंतु निम्नलिखित प्रकार से होते हैं या निम्नलिखित 2 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला होता है द्विकोरकी और दूसरा होता है त्रिस्तरीय। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उन बहुकोशिकीय जंतुओं में जो है वो जनन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। और जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के पश्चात विदलन होता है, और विदलन जब हो जाता है निषेचन की क्रिया के पश्चात तो विदलन के पश्चात क्या होता है कि ब्लास्टूला और गैस्टूला का निर्माण होता है। और ये जो ब्लास्टूला और गैस्टूला है इसका जब निर्माण होता है तो गैस्टूला बनने तक भ्रूण में 3 स्तर बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है एक्टोडर्म, दूसरा बनता है एंडोडर्म और तीसरा बनता है मीसोडर्म। कौन कौन बनता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा। क्लास में अगर बोलोगे, घर पर जा कर के पढ़ोगे तो पक्का है कि याद हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि निषेचन की क्रिया के पश्चात बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो विदलन का उसमें निर्माण होता है, और विदलन के परिणाम स्वरूप या विदलन के फल स्वरूप ब्लास्टूला और गैस्टूला का निर्माण होता है। लेकिन ग्लैस्टूला बनने तक कितने स्तर का निर्माण हो जाता है? 3 स्तर का। और वो 3 स्तर कौन कौन सा है? तो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीसोडर्म है। और ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिनसे जंतुओं में विभिन्न अंगों का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। अब जब जंतुओं में विभिन्न अंगों का विकास होने लगता है तो जनन स्तरों की संख्या के आधार पर, तो जनन स्तर की संख्या कौन कौन हो गया, जनन स्तर कौन कौन हो गया? एक हो गया कौन, एक्टोडर्म, दूसरा हो गया एंडोडर्म और तीसरा हो गया मीसोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, इनके आधार पर जो जंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि स्तर तो यही ना है, यही 3 स्तर है। और इन्हीं 3 स्तरों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म के आधार पर जंतु कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। पहला हो गया द्विकोरकी और दूसरा हो गया त्रिस्तरीय। द्विकोरकी किसे कहेंगे? तो जब कभी भी अगर विकास होता है निषेचन की क्रिया के पश्चात गैस्टूला में जब 3 स्तर बनता है
और ऐसी स्थिति में जब विकास होने लगता है जीवों में, तो विकास के दौरान दो जनन स्तर एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म वाले गैस्ट्रूला से विकसित होने वाले जंतु कौन से कहलाते हैं? द्विकोरकी कहलाते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्तर कितना है? 3 है। 3 स्तर में कौन कौन है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीसोडर्म है। तो इन स्तरों के आधार पर जब कभी भी अगर जीवों का विकास होता है तो वो जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ऐसा जीव जिसमें क्या क्या पाया जाएगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म वाला स्तर पाया जाएगा। जनन की क्रिया संपन्न हुई और जनन की क्रिया के संपन्न होने के पश्चात जब विकास होने लगता है भ्रूण का, और ऐसी स्थिति में विकास के दौरान 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। और वो 2 जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। और गैस्ट्रूला से यह विकसित होने वाले जो जंतु होते हैं वही क्या कहलाते हैं? द्विकोरकी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सिलेंट्रेटा है और पोरीफेरा है। कौन कौन है? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा ऐसे जंतु हैं जो द्विकोरकी हैं, जिनमें क्या क्या पाया जाता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जब इनके भ्रूण का विकास होता है, मतलब जब भ्रूण के रूप में ये रहते हैं, कौन? सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा, तो ऐसी स्थिति में 2 स्तर इनमें पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एक्टोडर्म और दूसरा पाया जाता है एंडोडर्म। इसी वजह से इनके विकास के दौरान जब इनमें 2 स्तर पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रूला से जब ये विकसित होते हैं, तो गैस्ट्रूला से विकसित होने के दौरान इनमें 2 ही स्तर है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विकोरकी कहा जाता है। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय में क्या रहेगा? तीनों न रहेगा। कौन कौन सा तीनों रहेगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ये तीनों रहेगा। जब ये तीनों रहेगा तभी इसको क्या बोला जाएगा? त्रिस्तरीय बोला जाएगा। क्लियर है ना? तो देखा जाए, विकास के दौरान 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म आया कि नहीं आया? विकास के दौरान 3 जनन स्तर होते हैं। एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और मीसोडर्म होता है। ये तीनों स्तर जो है वो गैस्ट्रूला से विकसित होने वाले जो जंतु होते हैं वो त्रिस्तरीय अथवा त्रिकोरकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिस्तरीय अथवा त्रिकोरकी कहलाते हैं। और जो त्रिस्तरीय जंतु होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? तो उनका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलिम्नथीज, एस्क्लिमेनथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, इकाइनोडोमेटा। और ये जो संघ के सदस्य होते हैं, इन सब संघ के, एनेलिडा संघ के सदस्य, कार्डेटा संघ के सदस्य, मोलस्का संघ के सदस्य, है ना, प्लेटीहेलिम्नथीज संघ के सदस्य, ये सभी सदस्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो त्रिस्तरीय होते हैं। इसीलिए इन्हें त्रिस्तरीय सदस्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला कौन सा? एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म, तीसरा मीसोडर्म। और जब ये तीनों स्तर पाया जाता है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय। इसमें कौन कौन से आएंगे जंतु? तो एनेलिडा संघ के जंतु आएंगे, एक्टोडर्म एनेलिडा संघ के जंतु आएंगे, इसके बाद प्लेटीहेलिम्नथीज संघ के सदस्य आएंगे, ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य आएंगे, है ना, इसके बाद मोलस्का संघ के सदस्य आएंगे, और तब जाकर के हमें मिलता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जो है वो त्रिकोरकी भी कहा जाता है इसे, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म पाए जाते हैं, तब ये जंतु प्राप्त होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तो द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन। द्विकोरकी संगठन का मतलब क्या हो गया? कि जिसमें केवल और केवल क्या पाया जाएगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्रम याद रखो, सब याद हो जाएगा। वो 3 स्तर कौन कौन सा है? शुरुआत से देखो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। द्विकोरकी में क्या होगा? यानी द्विस्तरीय में क्या होगा? एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। त्रिस्तरीय में क्या होगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। कोई दिक्कत? जिसमें ये तीनों स्तर पाया जाएगा वो होगा त्रिस्तरीय, और जिसमें 2 पाया जाएगा वो होगा द्विस्तरीय। जिसमें 2 पाया जाएगा आशय यह है कि उसमें एक्टोडर्म होना चाहिए और एंडोडर्म होना चाहिए। त्रिस्तरीय यानी कि त्रिकोरकी संगठन में क्या होगा? तीनों स्तर पाए जाने चाहिए। निषेचन की क्रिया के पश्चात जब कभी भी अगर विदलन की क्रिया हो जाती है तो विदलन के फलस्वरूप उसमें 2 बनते हैं, एक ब्लास्टूला बनता है और एक गैस्ट्रूला बनता है। तो जो गैस्ट्रूला होता है उसमें 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। और इसी गैस्ट्रूला में जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है तो वो होता है द्विकोरकी। और इसी गैस्ट्रूला में जब 3 स्तर होता है, क्या क्या जंतुओं के विकास में जब गैस्ट्रूला में 2 स्तर होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो द्विकोरकी। और जब 3 स्तर होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिस्तरीय। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रगुहा या सिलोम। प्रगुहा या सिलोम किसे कहते हैं? तो सिलोम देह भित्ति को कहा जाता है, बॉडी वॉल कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? बॉडी वॉल।
तो सीलोम देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच स्थित होती है। सीलोम जो होती है वो बॉडी वॉल तथा आहार नाल के बीच में क्या होती है, स्थित होती है, जो द्रव से भरी होती है और इसमें सभी आंतरिक अंग स्थित होते हैं। सीलोम भ्रूणीय परिवर्धन के समय मीसोडर्म के विपाटन से बनती है और सीलोम के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। अब यहाँ पर सीलोम के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। और सीलोम कहाँ स्थित होती है, तो सीलोम जो होती है वह देह भित्ति और आहार नाल के बीच में स्थित होती है। सीलोम कहाँ स्थित होती है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच स्थित होती है, जो पूरा द्रव से भरी होती है और इसमें सभी आंतरिक अंग स्थित होते हैं। सीलोम भ्रूणीय परिवर्धन के समय मीसोडर्म के विपाटन से बनता है और सीलोम के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि सीलोम पाया कहाँ जाता है, तो सीलोम जो है वो बॉडी वॉल और आहार नाल यानी कि शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में पाया जाता है और यह पूरा द्रव से भरा होता है। साथ ही साथ जब कभी भी अगर इसकी आंतरिक संरचना में देखें तो इसके सभी आंतरिक अंग जो है वो पाए जाते हैं, सभी आंतरिक अंग उसी में स्थित होते हैं। और भ्रूणीय परिवर्धन जब होता है तो उस स्थिति में मीसोडर्म के विपाटन से ये बनता है सीलोम और सीलोम के आधार पर जंतुओं को कितने श्रेणी में बांटा गया, 3 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला क्या है, अगुहीय, दूसरा है कूटगुहिक। अगुहीय किसे कहते हैं, तो जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय कहते हैं। उदाहरण चपटे कृमि, जिसे प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के विषय में बताए थे क्या कि एक ही मुख होता है, उसी से भोजन ग्रहण करता है और उसी से अपशिष्ट भोजन भी क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इसमें जो है वो क्या नहीं पाया जाएगा, गुहा नहीं पाया जाएगा। तो जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जो है वो चपटे कृमि हो जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो जाएंगे। आ जाइए, जैसे फेसियोला है, टीनिया है, ये जो है वो क्या है, तो ये जो है वो अगुहीय है। गैस्ट्रुलेशन के समय कुछ जंतुओं में ब्लास्टोसियल सिकुड़ करके समाप्त हो जाता है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तर जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब कभी भी अगर गैस्ट्रुलेशन होता है तो गैस्ट्रुलेशन के समय जो कुछ जंतु होते हैं उनमें ब्लास्टोसील जो होता है वो सिकुड़ जाता है और जब ब्लास्टोसील सिकुड़ जाता है, जब कभी भी गैस्ट्रुलेशन का समय होता है जंतुओं में, तो ऐसी स्थिति में एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो अस्तर होता है वो एक दूसरे के समीप आ जाता है और इन दोनों अस्तरों के बीच में मीसोगिलिया जो है वो भर जाती है और मीसोगिलिया भर जाने के कारण शरीर में जो है वह गुहा नहीं पाई जाती है। कारण है गुहा नहीं पाए जाने का, कारण ये है कि जब कभी भी अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो जंतु है वो जब कभी भी अगर उनके शरीर में गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में क्या होता है कि जंतुओं में ब्लास्टोसील सिकुड़ जाता है और जब जंतुओं में ब्लास्टोसील सिकुड़ जाता है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तर क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। और जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तर पास आ जाते हैं तो इन दोनों स्तरों के बीच में मीसोगिलिया जो है वो भर जाता है और इसी के कारण शरीर में जो है वह गुहा नहीं पाई जाती है। मुख्य कारण यही है, यहाँ दे दीजिएगा। शरीर में गुहा नहीं पाए जाने का कारण समझ में आया ना। शरीर में गुहा नहीं पाए जाने का कारण ये है कि थोड़ा क्लास हम ले रहे हैं, शूट हो रहा है। हाँ। तो अगुहीय में ये होता है कि ऐसा जीव होता है, ऐसा जंतु होता है जिसमें जो है वह गुहा नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अगुहीय कहते हैं। जैसे कि इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है। जंतुओं की बात करें तो फेसियोला आता है। कौन आता है, फेसियोला, टीनिया और भी अन्य जो है वो जंतु आते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनमें गुहा नहीं पाया जाता है तो गैस्ट्रुलेशन के समय जो है वो क्या होता है, तो गैस्ट्रुलेशन के समय जो है वो इनका ब्लास्टोसील सिकुड़ जाता है और जब ब्लास्टोसील सिकुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों समीप आ जाते हैं, जिसके कारण गुहा का निर्माण नहीं हो पाता है और इन दोनों स्तरों के बीच में मीसोग्लिनिया जो है वो भर जाता है और यही कारण है कि वहाँ पर गुहा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है कूटगुहिक। कूटगुहिक क्या होता है, तो ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें देह गुहा मीसोडर्म से आस्तरित नहीं होती है। इनमें जो देह गुहा होती है वह मीसोडर्म से आस्तरित नहीं होती है और ऐसे जंतुओं को कूटगुहिक प्राणी कहते हैं। अर्थात इन जंतुओं में मिथ्या देह गुहा या अस्यूडोसीलोम पाई जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्के एल्मिन्थीज, है ना। अब इसके बाद जो तीसरा है वो है प्रगुही। प्रगुही क्या होता है, तो ऐसे जंतु होते हैं जिनमें देह गुहा मीसोडर्म से आस्तरित होती है और ऐसे प्राणियों के ऐसे प्राणी जो होते हैं वो प्रगुही जंतु कहलाते हैं। इनमें क्या आता है, तो एनेलिडा आता है,
एनिलिड लिखा हुआ है, मोलस्का आता है, ऑर्थोपोडा आता है, एकाइनोडर्म आता है और हेमीपोडेंट आता है और कॉर्डेट आता है। यहाँ पर गुहा के आधार पर ये बताया गया है कि इसमें जो है वो क्या नहीं होता है, तो इसमें जो है वो मीसोडर्म से यह आश्रित होता है और इसी वजह से ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है, प्रगुही जंतु कहा जाता है। अब ये इसका जो स्तर है वह मीसोडर्म के जैसा ही है, ये जो स्तर है वह कैसा है, मीसोडर्म के जैसा ही है। यही तो स्तर पाए जाते हैं। टोटल कितने स्तर होते हैं, 3 ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। पहला एक्टोडर्म, दूसरा क्या होता है, एंडोडर्म। तो ये जो दूसरा अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या हो गया, एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बाद क्या होता है, मीसोडर्म। तो ये अभी एंडोडर्म जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसके बाद क्या कंप्लीट होगा, मीसोडर्म। तो मीसोडर्म में ये टोटल जो रेड कलर वाली संरचना है ना, ये टोटल जो है वो मीसोडर्म में आ जाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। समझ में आया। अब इस आधार पर हम जान गए कि सीलोम जो है वो सीलोम के आधार पर जो जंतु हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला बांटा गया है अगुहीय, दूसरा बांटा गया है कूटगुहिक और तीसरा जो है वो क्या है, प्रगुही है। याद रहेगा, सीलोम के आधार पर कितने हैं, 3 हैं। पहला कौन है, अगुहीय, दूसरा है कूटगुहिक और तीसरा है, क्लियर है, अगुहीय, कूटगुहिक और उसके बाद है प्रगुही। नेक्स्ट इसके बाद है खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन जो है ये भी जंतुओं के वर्गीकरण का आधार बनता है। और पहले भी बता चुके हैं कि प्राणी जगत के इस अध्याय में हम लोग जंतुओं की संरचना, जंतुओं की दिनचर्या और जंतुओं का भोजन ग्रहण करने का तरीका, जंतुओं के पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का तरीका जो शरीर से है, उन सब के आधार पर, विशिष्ट विशिष्ट गुणों के आधार पर हम जंतुओं का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जिसमें से अभी हम सीलोम के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें कूटगुही आया था ना, एक कूटगुही आया था, एक गुही आया था और एक आया था प्रगुही आया था। अब हम देख रहे हैं किसके विषय में, खंडी भवन के विषय में। तो कुछ जंतुओं का शरीर जो होता है वो बाह्य रूप एवं आंतरिक रूप से कई खंडों में विभक्त रहता है। नाम के अनुरूप ही है इसका वर्णन, क्या है, खंडी भवन। तो खंडी भवन में क्या होता है कि कुछ ऐसा जंतु होता है जिसका शरीर बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से कई खंडों में क्या रहता है, विभक्त रहता है। और जब कई खंडों में विभक्त रहता है तो उनमें कुछ अंग एक सीरीज में सुसज्जित रहता है। एक सीरीज में सुसज्जित रहने का मतलब कि एक ही श्रेणी में पाया जाता है और शरीर का खंडों में बटा होना ही क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। समझ में आ रहा है। शरीर जब खंडों में बटा रहता है तो खंडों में बटे होने के कारण ही उसे क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। लेकिन वो शरीर कई खंडों में विभक्त तो रहता है पर कुछ अंग होते हैं जो एक ही सीरीज में सुसज्जित होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं तो लड़कियाँ जो है वो क्या रहती हैं, एक सीरीज में बैठी रहती हैं, तो लड़के क्या रहते हैं, एक सीरीज में बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि कुछ जंतुओं के शरीर जो होते हैं वो बाह्य रूप में तो होते हैं। यहाँ पर केवल हम सीरीज समझा रहे थे। सीरीज का मतलब क्या हुआ, श्रेणी। एक श्रेणी में जो है वो लड़कियाँ बैठ रही हैं, एक श्रेणी में जो है वो कौन बैठ रहे हैं, लड़के बैठ रहे हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से। ऐसे ही इनमें भी, खंडी भवन में भी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कुछ अंगों का सीरीज तो पाया जाता है, लेकिन कुछ अंग जो होते हैं यानी पूरा शरीर जो होता है वो खंडों में विभक्त होता है। और इसीलिए शरीर जब खंडों में बटा होता है तो इसे क्या कहा जाता है, खंडी भवन कहा जाता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो है वो बताया गया कि खंडी भवन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन होता है, सतही खंडी भवन और दूसरा होता है वास्तविक खंडी भवन। यही 2 प्रकार का होता है। खंडी भवन के आधार पर जो जीव होते हैं उनको कितने भाग में बांटा जाता है, 2 भाग में बांटा जाता है। जिसमें सबसे पहला कौन सा हो जाता है, सतही खंडी भवन और दूसरा कौन सा हो जाता है, खाए नहीं हो, का बोल नहीं रहे हो, हाँ खाए नहीं हो, चाय वो बिस्कुट नहीं खा के आए हो, वाह भाई वाह, कम से कम बिस्कुट उस्कुट खा के आया करो। सतही खंडी भवन और दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक खंडी भवन। सतही खंडी भवन में देखना क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार का जो खंडी भवन होता है जंतु में सिर्फ बाहर से सहखंडित दिखता है। जंतु में सिर्फ कहाँ से दिखता है, बाहर से सहखंडित दिखता है, परंतु अंदर से विभाजित नहीं होता है। और इस प्रकार का खंडी भवन कुछ सिलेंट्रेट एवं कुछ अन्य कूटगुहिक जंतुओं में मिलता है। सिंपल सा एक चीज़ समझो, कछुआ का जो ऊपर का आवरण होता है, खोल होता है, उसको देखोगे तो वो बाहर से खंड में दिखता है, बटा हुआ दिखता है ना। तो क्या वो अंदर से भी बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ है। आप देखे हो ना कछुआ का जो आवरण होता है, ऊपर का जो सेल होता है, वो खंड में ऐसे बना रहता है। तो जब खंड में बना रहता है तो क्या
ऐसी स्थिति में उसके अंदर भी भाग बटा रहता है शरीर का? नहीं बटा रहता है। तो यहाँ पर वही बताया गया सतही खंडी भवन, इसीलिए कह रहे थे कि नाम से स्पष्ट हो जाएगा। सतही खंडी भवन में क्या होता है? तो इस प्रकार का जो खंडी भवन होता है वो जंतु में सिर्फ और सिर्फ बाहर से सहखंडित दिखता है, अंदर से विभाजित नहीं होता है। इस प्रकार का खंडी भवन कुछ सिलेंट्रेट और कुछ कूटगुहिक जंतुओं में मिलता है। नेक्स्ट है वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन क्या होता है? तो वास्तविक खंडी भवन में न सिर्फ बाह्य आवरण सहखंडित दिखाई पड़ता है, बल्कि उसके शरीर के अंदर का जो खंड होता है वह भी, आंतरांग भी हर खंड में दूसरे की तरह ही दोहराया जाता है। यानी बाहरी आवरण जैसे सहखंडित दिखता है, वैसे ही आंतरिक अंग भी क्या दिखता है? सहखंडित दिखता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार के खंडी भवन में न सिर्फ बाह्य आवरण जो है वो सहखंडित दिखाई पड़ते हैं, बल्कि खंडों के अंदर आंतरांग, आंतरांग का मतलब जो अंदर अंग पाए जा रहे हैं वो भी हर खंड में दूसरे की तरह दोहराए जाते हैं। इस कारण इसे आंतरांगीय समखंडन या वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। ये जो है वो एनिलिडा में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है और कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिलिडा में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है और कशेरुकीय प्राणियों में पाया जाता है। किस प्रकार का सहखंडन, किस प्रकार का खंडी भवन? वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन मूल रूप से एनिलिडा में पाया जाएगा, ऑर्थोपोडा में पाया जाएगा और कशेरुकी में पाया जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब खंडी भवन के आधार पर वर्गीकरण देख लिए। अब है पृष्ठरज्जु। किसके आधार पर? पृष्ठरज्जु। तो पृष्ठरज्जु क्या होता है? तो पृष्ठरज्जु जो होता है वो मेसोडर्म कोशिकाओं से बना एक डंडाकार जो है वो रचना है। पृष्ठरज्जु क्या है? तो पृष्ठरज्जु जो है वो मेसोडर्म कोशिकाओं से बनता है और मेसोडर्म कोशिकाओं से बना एक डंडाकार रचना होती है जो भ्रूणीय विकास के समय शरीर के पृष्ठभाग में बनता है। शरीर के पृष्ठभाग मतलब पीठ वाले भाग में बनता है। समझ में आ रहा है ना? जंतु का जो पीठ वाला भाग है, पृष्ठभाग, उस पृष्ठभाग में जो है वो पृष्ठरज्जु बनता है। और ये जो पृष्ठरज्जु होता है वो मेसोडर्म कोशिकाओं से बना एक डंडाकार जो है वो रचना होता है। डंडाकार रचना का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों में ये डंडाकार रचना है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है वो क्या है? डंडाकार रचना है, जिसको क्या कहते हैं? मेरुदंड ना। इसको क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है ना। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 10th क्लास में है ये पीठ वाला जो संरचना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आता है, इसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा ही जो अगर जंतुओं में पाया जा रहा है तो उसे क्या बोला जा रहा है? हालांकि ऐसी संरचना नहीं होती है, मनुष्य की संरचना अलग है और जंतुओं की संरचना अलग है, लेकिन जंतुओं के पृष्ठभाग में जो डंडाकार संरचना पाई जाती है जो मेसोडर्म कोशिकाओं से बनी होती है और भ्रूणीय विकास के समय शरीर के पृष्ठभाग में ये बनता है, तो यह पृष्ठरज्जु कहलाता है। और पृष्ठरज्जु के आधार पर प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया पृष्ठरज्जु के आधार पर। जब कभी भी भ्रूण का विकास होता है तो पृष्ठरज्जु का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में जब कभी भी हम देख रहे हैं कि पृष्ठरज्जु के बारे में पढ़ रहे हैं तो पृष्ठरज्जु के आधार पर भी प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है नॉन कार्डेटा और दूसरा है कार्डेटा। पहला क्या है? कार्डेटा, ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला कार्डेटा है और दूसरा नॉन कार्डेटा है। तो नॉन कार्डेटा में क्या होता है कि पृष्ठरज्जु जो होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत? नॉन कार्डेटा जंतुओं में पृष्ठरज्जु क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्लास में याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो, और बीच बीच में हल्का सा जो पॉइंट है ना इसका मेन वो अगर रिपीट करोगे तो क्लास में याद हो जाएगा। घर पर जाकर के केवल एक बार देखना है, समझ में आ रहा है ना? पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो जिन जंतुओं में पृष्ठरज्जु अनुपस्थित रहता है वैसे जंतुओं को अरज्जुकी अथवा नॉन कार्डेटा कहते हैं। उदाहरण के रूप में जो है वो पोरीफेरा है और एकाइनोडर्मटा है ना। एकाइनोडर्मटा है और एकाइनोडर्मटा और पोरीफेरा जो है वो नॉन कार्डेटा संघ के जंतु हैं। इसके बाद जो है वो कार्डेटा है। तो कार्डेटा वो होता है जिसमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। कार्डेटा वो होता है जिसमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। तो पृष्ठरज्जु युक्त प्राणियों को रज्जुकी अर्थात कार्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डेटा। क्या कहते हैं? कार्डेटा कहते हैं। क्लियर है? कार्डेटा कहते हैं। और उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण जो है वो अब हम पढ़ेंगे। अभी तक जो है हमने देखा पृष्ठरज्जु के आधार पर वर्गीकरण, इसके बाद जो है वो हमने देखा खंडी भवन के आधार पर वर्गीकरण, इसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि सीलोम के आधार पर वर्गीकरण। आज के क्लास में हम लोगों ने सीलोम के आधार पर वर्गीकरण देखा।
इसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा था द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था। दो प्रकार का वर्गीकरण होता है, पहला हो गया द्विकोरकी और दूसरा हो गया त्रिकोरकी। द्विकोरकी वाले में जो है वो हमने देखा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तर जिसमें पाया जाएगा उसे द्विकोरकी बोलेंगे। त्रिकोरकी में हमने देखा कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म जिसमें पाया जाएगा उसे त्रिस्तरीय बोलेंगे या त्रिकोरकी बोलेंगे। तो एक वर्गीकरण का आधार ये देख लिया। दूसरा देखा प्रगुहा या सिलोम के आधार पर, तो प्रगुहा या सिलोम के आधार पर अगुही आया, कुटगुही आया और एक आया प्रगुही। इसके बाद हम लोगों ने देखा वर्गीकरण खंडी भवन के आधार पर, तो खंडी भवन के आधार पर वर्गीकरण में सतही खंडी भवन आया और वास्तविक खंडी भवन आया। खंडी भवन में होता क्या था, तो खंडी भवन में जो है वो जंतुओं का शरीर विभिन्न खंडों में विभक्त होता था। अगर हम लोगों ने सतही खंडी भवन देखा तो उसमें देखा कि बाहरी आवरण जो शरीर का होता है वो खंडों में विभक्त तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह विभक्त नहीं होता है, तो वो सतही खंडी भवन है। इसके बाद हमने देखा वास्तविक खंडी भवन कि बाह्य रूप से शारीरिक संरचना जो है वह खंडित दिखाई पड़ती है, पर आतरंग भी जो है अर्थात अंतर का जो अंग है, अंदर का जो अंग है वो भी क्या होता है, विभक्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। इसके आधार पर वर्गीकरण देख लिया। इसके बाद जो है वो हमने देखा पृष्ठ रज्जु के आधार पर वर्गीकरण। पृष्ठ रज्जु के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। ऐसे जंतु जिसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है उसे जो है वो कार्डेटा कहते हैं। इसका मुख्य रूप से जो उदाहरण है वो उदाहरण इस कार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नॉन कार्डेटा का मुख्य उदाहरण जो है वो पोरीफेरा है और एकाइनोडर्मेटा है। और नॉन कार्डेटा में जो है वो पृष्ठ रज्जु उपस्थित नहीं होता है। आज के क्लास में लगभग इतना ही, इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला वीडियो शूट करेंगे, ठीक है ना।